नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्रेन रीडर्स पर। आज की इस क्लास में हम क्लास 6 की जो साइंस है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, उसका अध्याय 6 देखने वाले हैं। हमारे आसपास की सामग्री, बेसिकली मटेरियल के बारे में देखने वाले हैं। ये द्रव्य के बारे में, यानी जो हमारे आसपास की वस्तुएं होती हैं वो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं, उनके बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर एक सूक्ति लिखी हुई है। संस्कृत हमको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, फिर भी उसका मतलब मुश्किल होता है हमारे लिए, हम समझ नहीं पाते, लेकिन यहाँ लिखा हुआ तो पढ़ लेते हैं। बेसिकली ये नए जितने भी अब कोर्स आए हैं क्लास 6, 7, 8 में, आई थिंक उसमें ऐड किया गया है। उपादानम भवेत् तस्या, ब्रैकेट में लिखा है मूषायः मृत्तिका लोहमेव च। इसका मतलब क्या हुआ? मूषा, क्रूसिबल, पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है जितनी भी आसपास की चीज़ें हैं, आपके दीवारें हैं, कूलर है, मोबाइल है ना, चेस का गेम है, बोर्ड है, किताबें हैं, इन सबको ऑब्जर्व करिए। अवलोकन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, वो किसकी बनी हुई हैं, हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं, कैसी है। बेसिकली आप लोग अभी छोटे क्लास में होंगे, लेकिन हम आपको बता दें, हम लोग गलती क्या करते हैं ना, आप लोग जैसे कहते हैं, हम भी पहले कहा करते थे कि कोई भी सब्जेक्ट कठिन है। आप एक बात मानिए, कोई भी जो शब्द है ना, उसके अर्थ पर केवल आप ध्यान देकर उसको समझ लीजिए। एक बार समझ में आ गया, पूरी उस पे बेस्ड जो जितना पूरा चैप्टर है ना, वो सारा का सारा समझ में आ जाएगा। लोग शब्दों पे गौर नहीं करते हैं, इसलिए सब हवा हो जाता है, ज़िंदगी भी हवा होने लगती है ना। चलिए, अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को। ठीक है। ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं। ठीक है, सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं, हम जैसे गंदे बच्चे हैं ना। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? तो ये कहता है, देखो मेरे पास नई नोटबुक है। ये कहते हैं, मेरे पास नई नोटबुक और पेन दोनों हैं। ठीक है। अगला देखो, कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं और विद्यार्थियों से बातचीत आरंभ करती हैं। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती हैं। ठीक है। वह पूछती हैं, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न हैं? उनके आकार और रंग क्या क्या हैं? जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुएं से भारी हैं? सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं, जैसे या तो कागज की बनी होंगी, लकड़ी की, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि, और भी बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं। ठीक है, ये बनी होती है। आपको ये बेसिक समझना है। बेसिकली यही समझे कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी द्रव्य से बनी हुई हैं। ठीक है, वो मटेरियल अलग अलग टाइप का हो सकता है। अब देखें, किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आपको लिखने के लिए डिट्टो आ सकता है, प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ क्रियाकलाप है, आइए पहचानें। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं और उन सामग्रियों के नाम भी तालिका 6.1 में लिखें जिनसे वे बनी हैं। तो आपको क्या करना है, मैं अवलोकन करती हूँ, बताना है कौन सी वस्तु है और किन सामग्री से वो मिलकर बनी है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। प्रतिदिन के अवलोकनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं, जैसा कि ऊपर अभी बताया गया था। आइए सामग्रियों के विषय में अधिक जानें। ध्यान दीजिएगा, ये भारत के बारे में कुछ बोला गया है, ध्यान रखिएगा। 6, 7, 8 में जो अभी नई NCERTs ऐड की गई हैं, तो आप देखेंगे कुछ चेंजेस आए हैं। पहली वाली NCERT की तुलना में इस बार जो NCERTs आई हैं, इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, या फिर दर्शन के हिसाब से हो, या फिर अन्य चीज़ों के हिसाब से हो। ठीक है, वो भारत की चीज़ें ज़्यादा ऐड की गई हैं। इसलिए आप देखते होंगे हर चैप्टर में आपको ऐसी चीज़ें बार बार मिलेंगी जो भारतीय वैज्ञानिक, है ना, भारतीय इकोनॉमिस्ट या भारतीय उपमहाद्वीप, ऐसा बार बार आएगा। ठीक है, तो ये ठीक भी चीज़ है ना। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं और गंगा के मैदानों लहुरा देवा और बलूचिस्तान मेहरगढ़ में पाए गए हैं। लगभग 4000 सामान्य संवत पूर्व BCE सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप, जिन्हें स्लिप कहा जाता है, का अनुप्रयोग सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकों में विकसित हुई। यह तकनीकी हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 है ना संवत पूर्व के दौरान और भी परिष्कृत हो गई।
जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामिति पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया है। हंडिया, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानी पूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था और फिर छलनी से छानकर गूंथा जाता था। उसे एक घूमते हुए पहिए पर आकार दिया जाता था और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं, यानी जो पकी हुई मिट्टी होती थी उसको टेराकोटा कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है। हालांकि अभी हम एक पॉइंट अभी लास्ट में बताएंगे जब ये खत्म हो जाएगा। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। ठीक है, यानी प्रयोजन मतलब अन्य जो काम आपके होते थे उसमें आप प्रयोग में लाते थे। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय या नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है, वहां पर रखा गया है। एक बात समझिए, आपको ये नहीं लगता है कि आप सीधा हिस्ट्री में आ गए हैं इसको पढ़ते समय, जबकि आप पढ़ रहे हैं साइंस? इसका मतलब है, मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल बेकार की चीज। ध्यान रखना, मैटर की बात नहीं कर रहे हैं, इसका जो प्लेस है वो बेकार का है। ये साइंस की जगह पे आप हिस्ट्री तो आप क्लास 7-8 में पढ़ते होंगे, तो 6 के आप इसको उसमें ऐड कर देते ना, मतलब यहाँ क्या बताने की जरूरत थी, ये मुझे समझ नहीं आया। और इतना लंबा वो भी, ये थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइएगा। अगर आपको कुछ समझ में आता है, अपनी राय है, तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या ये ठीक है या नहीं, या इसको हिस्ट्री में जो है पार्ट एसएसटी का उसमें रख सकते थे, या फिर यहाँ रखना ही था तो थोड़ा सा बता देते कि हाँ पुराने समय में भारत में भी मिट्टी के बर्तन अलग अलग सामग्रियों से बनते थे, टेराकोटा भी था, ऐसा सा था, बस हो गया। लेकिन पता नहीं, आप हमें बताइएगा। अगला देखते हैं, वस्तुओं को क्योंकि ये साइंस है ना, आप साइंस में मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, टेराकोटा किसे कहते हैं साइंस में, तो बड़ा अजीब हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन हो गया आपका हिस्ट्री का, है ना। इस पे आप थोड़ा विचार करिएगा। वस्तुओं को समूहों में कैसे बांटे, आइए देख लेते हैं। क्रियाकलाप है 6.2। चित्र 6.1 में दिखाई गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे आकार हो गया, रंग हो गया, कठोरता हो गया, कोमलता हो गया, चमक हो गया, द्युतिहीनता हो गया। यानी द्युतिहीनता का मतलब होता है, द्युति का मतलब चमक, जिसमें चमक नहीं होती उसको द्युतिहीनता बोला जाता है, ठीक है। और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूहों में बांट सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर, ठीक है, एक पत्थर है, एक स्केल है, ठीक है, और चम्मच है, बुक है, बॉल है, ताला है, बहुत सारी चीज़ें, पेंसिल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं को समूह में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया? आप बता सकते हैं कि आकार के हिसाब से, या आप वस्तुओं के हिसाब से बांट सकते हैं कि एक लकड़ी की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, कागज़ की बनी, तो प्लास्टिक वाले में आप स्केल लिख सकते हैं, लकड़ी वाले में आप पेंसिल लिख सकते हैं। इस आधार पर आप उसको बांट सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कहलाती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार के हम कुछ गुणों के आधार पर, ठीक है, सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो फिर से क्रियाकलाप आ गया। विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 6.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में इन सामग्रियों का नाम लिखिए। अब यहाँ पर एक गिलास दिया गया है। नॉर्मली मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कांच की गिलास है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ यूज़ हुई होगी। नॉर्मली मुख्यतः कांच ही आया होगा, है ना, आप समझ रहे हैं ना। और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मेन जो है कांच है। आप इसकी जगह पे ना, मुझे लगता है कि गिलास की जगह पे आप पेंसिल अगर दे देते हैं ना तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि पेंसिल में लकड़ी भी आ गई, पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है ना वो तत्व आ गया, है ना, वो खनिज आ गया, और उसके बाद जो पेंटिंग की जाती है वो 3-4 चीज़ें आ गई इसी में। लेकिन इसमें आप 3-4 चीज़ें कैसे लिखेंगे कुछ मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर भी आप यहाँ पर कांच का गिलास ले सकते हैं, और आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है। फिर भी आप सामग्री बता सकते हैं। अगर यहाँ पर पेंसिल होती या पेन होता तो ज़्यादा ठीक रहता मेरे हिसाब से। क्या खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज़ जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा? आप बताइए। अगर आपको खाना बनाना है तो आप कागज़ जैसी चीज़ों पर खाना बना सकते हैं। ये तो बिल्कुल, है ना, सड़ गल जाएगा ना। आप जैसे बनाएंगे, पानी डालेंगे गल जाएगा। यानी आपको खाना बनाने के लिए ऐसी चीज़ चाहिए जिसका क्वथनांक और गलनांक दोनों ही बहुत उच्च होने चाहिए, ठीक है। आप उसको गर्म करें तो वो गल ना जाए, गल जाएगा तो खाने के साथ मिल जाएगा, खाना खराब हो जाएगा ना, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आँच पे वो खराब ना हो, ये चीज़ है। कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जाता है? बताइए आप लोग क्यों? क्योंकि कपड़ा बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और बीच में छेद बहुत हल्के हल्के से, है ना, छिद्र होते हैं, उससे पानी बाहर निकल जाएगा, तो हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। अगला देखिए, गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। ये कह रहा है जल धारण की क्षमता होनी, कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे ग्लास होता है, अगर कांच का लेंगे ना तो पानी उसमें रुक जाता है, गिरता नहीं है। लेकिन अगर आप कपड़े में लेंगे किसी, तो पानी ऐसे नीचे गिर जाएगा,
ठीक है, यही करें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। बहुत अच्छा पॉइंट है। पहला कह रहा है कि अगर हमें कोई मतलब हम वस्तु बनाने जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे सामग्री का चयन उसके गुणों, उसका गुण कैसा है और हमारा काम क्या है। मान लीजिए हमें पानी रखना है, तो पानी रखने के लिए हम कोई ऐसी चीज नहीं रख सकते हैं जो गले या फिर जिसमें से पानी निकल जाए। हमें ऐसी चीज चाहिए जिसके अणु बहुत पास पास में हो, जिसके आर पार पानी जा ना सके। तो ऐसा क्या हो सकता है, या तो प्लास्टिक का ग्लास हो सकता है, या तो कांच का ग्लास हो सकता है, या टिन है ना, स्टील वगैरह का हो सकता है। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातु और स्याही। तो ये देखो यहाँ पर पेन दिया तो अच्छी बात है। अब पता नहीं यहाँ पर कांच की ग्लास को क्यों नहीं वर्णन किया, शायद कांच के ग्लास में केवल एक ही चीज़ पाई जाती हो। यहाँ ऐसी चीज़ लेना चाहिए, पेंसिल हो गया या और प्लास्टिक का पेन हो गया। अगला देखते हैं, विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? कर सकते हो, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। आप समझिए, जो क्रिकेट की बॉल होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, और उस पर बैट जो होता है वो बैट बहुत स्ट्रांग होता है, बार बार अगर पड़ेगा तो वो फट जाएगी और उसे खेलते नहीं बनेगा, बार बार जंप करती है। तो मान लीजिए बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स वाला जो स्टेडियम्स में होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट वगैरह, तो उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, और भी आप जो रीज़न समझ सकते हैं वो बता सकते हैं। चित्र 6.3 में एक ही आकार की लेकिन भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनी विभिन्न गेंदों को दर्शाया गया है। एक एक करके गेंदें लें और किसी नियत ऊंचाई से गिराएं। ऊपर से आपको ऐसे छोड़ देना है। जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती है उसे तालिका 6.2 में अंकित करें। मतलब उसमें अंकित मतलब नोट करना है उसमें कि कितनी हाइट तक आई। ठीक है, उस गेंद को पहचाने जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है। तो आप देख सकते हैं, हस्त व्यायाम की गेंद, उसके बाद टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद है, इनमें आपको बताना है। ठीक है, ये परीक्षण आप कर सकते हैं। खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा कैसे करें, जैसे उनका आकार क्या है, रंग क्या है, गठन कैसा है, मतलब कठोर है या मुलायम है, और वे कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनाई हो जाती है। ठीक है, 6.4 का अवलोकन करें और वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूहों में विभाजित करें। तो ये 6.4 है, इसको देखिए, इसमें बहुत सारे 3D शेप्स, आई थिंक ये सारे के सारे 3D शेप्स हैं, अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या जिस सामग्री से वे बनी हैं उनके आधार पर समूह में विभाजित किया होगा। हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों यानी उनकी क्वालिटीज क्या हैं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक पंसारी का मतलब होता है जो परचून की दुकान होती है उसका जो मालिक होता है ना, वहां पर आप गेहूं, दाल, चावल ये सब खरीदने जाते हैं, मसाला वगैरह। सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है, इत्यादि। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं के रखने की व्यवस्था कैसी की गई है। आपने ऊपर अभी एक पॉइंट पढ़ा, क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसका मतलब हुआ आप किसी भी मेडिकल स्टोर की दुकान पर जाते हैं या आटा, दाल, चावल लेने जाते हैं, तो आपने देखा होगा एक साइड में मसाला रखा होता है, दूसरे कोने में आपका जो है मान लो आटा और दाल चावल रखा है, तीसरे साइड में दाल रखी हुई है। जैसे मेरे वहाँ भी दुकान है तो ऐसा होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो पंसारी जो है यानी जो शॉपकीपर है वो अच्छे से पहचान सके। अगर मान लीजिए मसाला सब कुछ मिक्स रखा है तो समझने में बड़ा टाइम लगेगा, यहाँ जाना पड़ेगा फिर वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जगह क्लासिफाई करके रख देंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमें मिल जाएगा। सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या है, आइए देख लेते हैं। सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं। बिना पॉलिश की गई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है, वहीं लोहा, तांबे या एल्यूमिनियम से भिन्न दिखता है। तथापि लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो उन्हें लकड़ी से अलग कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे वो मेटल का होता है वो लकड़ी मेटल नहीं होता है। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज हो गया, गत्ता हो गया, लकड़ी हो गया, चाक हो गया, तांबे के तार हो गया, एल्यूमिनियम ठीक है की पन्नी हो गया, पीतल, कांच, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। आप ले सकते हैं अगर आपके पास है। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें, क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है? उनके गठन यानी वो खुरदरी है, चिकनी है, कैसी है? रंग और ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखें। जिन सामग्रियों की सतह प्रायः चमकदार होती है उनका स्वरूप द्युतिमय यानी चमकदार होता है। ठीक है, वो चमकती हैं होता है।
चमक वाली ऐसी सामग्रियां सामान्यतः धातु होती हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा, जो चमकती हैं वस्तुएं कठोर होती हैं, जो चमकती हैं नॉर्मली कठोर होती हैं, जो चमकती हैं वो द्युतिमय होती हैं, उनको धातु बोला जाता है। ठीक है, धातुओं के उदाहरण में कौन कौन सी चीज़ें हैं ध्यान रखना। और धातु में कौन कौन सी आती है मेटल में? लोहा आ गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना इत्यादि सम्मिलित हैं। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती हैं। ये फीकी एवं द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः केवल उनकी ताज़ी कटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। द्युतिहीन का मतलब चमकहीन होता है, जिसमें चमक नहीं होता है। सामग्रियां वे होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। द्युतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कागज हो गया, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, जूट हो गया इत्यादि। ठीक है, अभी लड़का सोच रहा है क्या सभी चमकदार वस्तुएं धातुएं होती हैं? नॉर्मली होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो चमकती नहीं हैं। कुछ अधातुएं भी चमकती हैं। ठीक है, जैसे आयोडीन वगैरह हो गया। अगला देखते हैं, एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती। यही कह रहा है, जो हर चीज चमकती है वो धातु नहीं होगी। यह कुछ सामग्रियों की सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थों की पतली परतों से लेपित किया जाता है, जिससे वे चमकदार दिखाई देती हैं। ये सामग्रियां धातु नहीं भी हो सकती हैं, ये भी कह रहा है। कौन सी सामग्रियां कठोर होती हैं ये देखना है। जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते हैं, संपीड़ित का मतलब होता है कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, हाथों में पकड़ के दबाते हैं। जैसे कभी आप बॉल वाले पकड़ते हैं तो उसको दबाने का ट्राई करते हैं, कितनी दब जाती है ना, कितनी ताकत है ना, वो सब देखते हैं जो। तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी मॉलिक्यूल्स बहुत पास में हैं। जबकि कुछ अन्य सामग्रियां हैं, जैसे रबर हो गया, आसानी से दबाया जा सकता है। एक धातु की चाबी लें और उससे लकड़ी के टुकड़े, एल्यूमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक और किसी भी अन्य सामग्री से बनी वस्तु की सतह को खरोंचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्रियां दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोंची जा सकती है? जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोंचा जा सकता है वे नरम होती हैं, जबकि अन्य सामग्रियां जिन्हें दबाया खरोंचा नहीं जा सकता वे कठोर होती हैं। तथापि यह गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए रबड़ स्पंज से कठोर होता है, लेकिन लोहे से नरम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्रियाकलाप जो है 6.5। आइए अवलोकन करते हैं। तो वस्तु यहाँ पर बनी हुई है और किस पदार्थ से बनी वो आपको बताना है, कठोर है नरम है वो बताना है। यहाँ पर इजी है, आप इसको बता सकते हैं। तालिका 6.3 में उल्लिखित वस्तुओं को एक एक करके लें। अनुभव करें कि वे वस्तुएं कठोर या नरम हैं। पता लगाएं कि वे किस सामग्री से बनी हैं। अपना अवलोकन तालिका 6.3 में लिखें। तो यहाँ पर आपको बोला गया है का, ख, ग, घ, इन सबको छू के देखिए ये किस प्रकार की हैं। अब उसके बाद देखिए, घुलन, शीत और सारा अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। घुलन एक दीवार के पीछे छुप जाता है, शीत बगीचे में एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाती है, जबकि सारा फ्रॉस्टेड कांच के दरवाजे जिसकी सतह धुंधली होती है के पीछे छुप जाती है। शीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की से यह सब होते हुए देख सकता है। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चे खेल रहे हैं। अगर कोई ऐसी सतह है जिसके आर पार, इधर खड़े हैं आप और उसके आर पार देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई चीज़ है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं प्यारे नन्हे मुझसे मुन्ने से, ठीक है, अगर इसके आर पार आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, ठीक है, तो ऐसे को पारदर्शी बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम आप कह रहे हैं कि नोट बना लीजिए, उसको मार्क कर लीजिए, उसको ज़रूर आपको करना है, ठीक है। जैसे 3-4 जगह मैंने किया होगा, इसको मिला करके, जैसे कांच हो गया, जल या हवा हो गया, सेलोफेन कागज हो गया इत्यादि पारदर्शी सामग्री के उदाहरण है। सेलोफेन कागज जो आप यूज़ किए होंगे, ठीक है। घुलन, शीत और सारा ने छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना? क्योंकि वो इसलिए ताकि उसके आर पार ना दिखे, ठीक है। आप सोचें कि क्या ऐसा संभव है कि शीत का भाई घर की लकड़ी की बंद खिड़की में से शीत और उसके मित्रों को देख सकता है? अगला देखते हैं, अधिकांश सामग्रियां ऐसी होती जिनके आर पार देख नहीं पाते हैं। इन सामग्री को अपारदर्शी, ओपेक ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और ध्यान रखना, जिसके आर पार हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, उसको पारभाषी यानी कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभाषी। अब यहां पर देख सकते हैं, कांच का गिलास कैसा होगा? कांच का गिलास क्या होगा? पारदर्शी होगा, इसके आर पार देख सकते हैं। बटर पेपर क्या होगा? ट्रांसलूसेंट हो गया, जिसके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। रबड़, इसके आसपास देखा ही नहीं जा सकता, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ओपेक, OPAQUE, ओपेक। तो ऐसे आप यहां पर देख सकते हैं और आप बता सकते हैं पारदर्शी, पारभाषी और अपारदर्शी कौन कौन सी हैं। जल में क्या घुलनशील है, क्या नहीं, आपको यह बताना है। शाम को जब घुलन खेल कर आया तो उसे पसीना आ रहा था, उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास लग रही थी। घुलन की माँ ने एक गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाया
और उसे यह शिकंजी पिलाई। ठीक है, अगला देखते हैं। गुलन ने देखा कि उसकी माँ जल में चीनी और नमक मिला रही थी और थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गए, गायब हो गए। आइए पता लगाने के लिए एक सरल क्रियाकलाप करें कि जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो वो कैसे व्यवहार करते हैं, यानी कि कुछ घुलते हैं कुछ नहीं घुलते हैं, वो सब दिखाना है। क्रियाकलाप क्या है? 6.7 कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेत और बुरादा या लकड़ी का चूरा इकट्ठा करें। 5 गिलास लें और उनमें लगभग 2/3 जल भरें। पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में चौक, चौथे में रेत और 5वें गिलास में बुरादा डालें। अब पूर्वानुमान आपको लगाना है, यानी आपको एस्टिमेट करना है। ठीक है, आपको अंदाज़ा लगाना है पहले से कि कौन सा घुल जाएगा कौन सा नहीं घुलेगा। प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह से घोलने के लिए 1 चम्मच का उपयोग करें। कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। अपने अवलोकनों को तालिका 6.5 में लिखिए। आप क्या पाएंगे? जिसमें आपने नमक मिलाया था वो घुल जाता है, चीनी मिलाया था वो घुल जाता है, चौक का पाउडर जिसमें मिलाया था वो नहीं घुलता है, रेत जिसमें मिलाई थी वो भी नहीं घुलता है और बुरादा भी नहीं घुलता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं आपके ऑब्जर्वेशन जो होंगे वो यहाँ पर इस तालिका में लिखेंगे। अगला देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ सामग्रियां जल में मिलाने पर पूर्णतः अदृश्य हो जाती हैं। हम कहते हैं कि यह सामग्री जल में घुलनशील है या यह जल में घुलनशील है। ठीक है, वही घुल जाती है या घुलनशील है। कुछ सामग्रियां जल में नहीं घुलती हैं और बहुत देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होती हैं। ये सामग्रियां जल में अघुलनशील होती हैं। ठीक है, ये डिसॉल्व हो जाती हैं और ये डिसॉल्व नहीं होती हैं। जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। तो यूनिवर्सल आप कह सकते हैं सॉल्वेंट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? पानी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जितनी भी मैक्सिमम मात्रा में जो घुल जाती हैं वो पानी में घुल सकती हैं। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखा है। आप स्वयं ORS बनाएं। अब देखो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का फुल फॉर्म होता है, याद कर लेना, पूछा जा सकता है आपसे। का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी यानी निर्जलीकरण, जब आपको पानी की कमी होती है तो आपको ORS वगैरह दिया जाता है। ठीक है, के उपचार के लिए किया जाता है। ये ORS पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ही ORS तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपको पानी लेना है 1 लीटर, उसमें 6 चम्मच आपको चीनी डालनी है और आधा चम्मच नमक डालना है ताकि नमक का भी उसमें ठीक ठाक मात्रा में उसकी क्वांटिटी रहे। ठीक है, उसके बाद देखें, क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल जाते हैं? आइए पता लगाएं। जल में विद्यमान गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो आपको मालूम होगा जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो जल में घुली रहती है, तभी तो मछलियां उससे सांस ले पाती हैं। कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती हैं जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जल में घुल जाती है। यह जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं क्योंकि जो हमारा महासागर वगैरह है, समुद्र वगैरह है, इसके नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत पाए जाते हैं। जब आप कोई मूवीज़ वगैरह ऐसे देखेंगे तो पता होगा आपको। तो वहाँ पर उनको ऑक्सीजन की जरूरत, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसी को वो लेते हैं। ठीक है, अगला क्रियाकलाप क्या है? 6.8 आइए माफ करें। 3 कागज के एक जैसे कप या कटोरे लें। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा भरें। 1 कप में जल भरें और इसे का के रूप में चिन्हित करें, उसमें नाम दे देना है। दूसरे में रेत भरें और उसको दे दें। ठीक है, और तीसरा कंकड़ के से भरें और इसे गा के रूप में चिन्हित करें। पूर्वानुमान आपको लगाना है कि कौन सा हल्का होगा कौन सा भारी। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तौलें और उसमें दर्शाए गए संख्या को अपनी नोटबुक में लिखें। ठीक है, का में ये वजन आया, खा में ये आया, गा में ये। उसके बाद आप देखेंगे कि तीनों में कुछ ना कुछ भार आ रहा है, वजन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई सामग्री भारी है हल्की, इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को माप कर किया जा सकता है जब उनके आयतन समान हो। ठीक है, तो समझिए बात को। ये कह रहा है द्रव्यमान यानी मास। अब मास क्या होता है ये ध्यान देना। जो मटेरियल आपका है वो जो आपने उठाया है, मान लीजिए ग्लास जितनी क्वांटिटी से बना हुआ है, जो मटेरियल उसमें है मौजूद है, उसको द्रव्यमान बोला जाता है। ठीक है, मास बोला जाता है। जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, अगर भारी होगी तो उसका द्रव्यमान अधिक होगा, जैसे कंकड़ पत्थर वाला जो होगा ना। और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है। ठीक, यदि उनके आयतन समान हो। अब यही चीज है, सामान्य भाषा में क्या होता है कि भार और द्रव्यमान हम लोग कहते हैं कि एक ही होता है, लेकिन मास और वेट दोनों अलग होता है। द्रव्यमान कहीं भी किसी भी कीमत पर चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, जितना द्रव्यमान हम लोगों का या गिलास का यहाँ पर है, चंद्रमा, ब्रह्मांड, पृथ्वी
अन्य जगहों पर उतना ही रहेगा, लेकिन भार चेंज होता रहता है, ठीक है, क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार तथा उनके संबंध के विषय में पढ़ेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि द्रव्यमान यानी जो मास होता है वो भार यानी वेट से अलग होता है, इतना आपको समझना है। अगला स्थान और आयतन, ठीक है। अब देखते हैं, अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। वह अभिवादन स्वीकार करती हैं और एक विशेष प्रयोजन से कहती हैं, कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते हैं। शिक्षिका विद्या पूछती है, आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं? विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर लिया है। यानी कि जो आपने द्रव्यमान रखा था, जो चीज़ आपने रखी थी, मान लीजिए एक मेज है, ठीक है, उस पर आपने एक गिलास रखा, तो ग्लास ने जो स्थान घेर लिया है उस एरिया में आप कुछ भी कर लीजिए, कोई दूसरी चीज नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो जो स्थान घेरा हुआ होता है इसी को वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है, उसका आयतन बोला जाता है, ये आयतन है उसका। उसके बाद देखिए, बातचीत जारी रखते हुए वह दो विद्यार्थियों को कांच के 2 समान गिलास देती हैं और उन्हें उनकी बोतलों में बचा हुआ जल क्रमशः गिलास में डालने के लिए कहती हैं। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक का गिलास जल से आधा भर जाता है, जबकि दूसरे का लगभग पूरा जल से भर जाता है। तो ये देख पा रहे होंगे दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है। मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलासों की क्षमता यानी कैपेसिटी, ध्यान रखना कैपेसिटी अलग है, वॉल्यूम अलग है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए ये एक गिलास है, ठीक है, गिलास ने जितना एरिया घेरा हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। और इसमें जितना पानी आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी बोली जाती है। इन दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना स्थान घेरा उसको वॉल्यूम बोलते हैं और इसमें जितना पानी आ सकता है उसको कैपेसिटी बोला जाता है, ठीक है। मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलासों की क्षमता समान है, प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है, जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास में भरे हुए जल की तुलना में कम होगा, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका आयतन कम है और सेम टाइप का है, ठीक है, मोटाई वगैरह ग्लास की कम है, तो आयतन कम है तो उसमें क्या होगा, उसकी कैपेसिटी भी कम होगी, और आयतन ज़्यादा होगा उसका तो कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास में भरे हुए जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है। वही कह, जल द्वारा जो स्थान घेरा गया है, जो स्थान, जिस मटेरियल ने स्थान घेर रखा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको आयतन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है, मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई। अब मुझे इसका कारण समझ में आया, यानी ये देखो, ये पूरा जग है, जग में ज़्यादा क्या था, उसकी जो कैपेसिटी थी पानी भरने की वो ज़्यादा थी, और इसकी जो बॉटल है वो कम है, तो इसीलिए जितना उसमें पानी आएगा बस इसी लेवल तक आएगा। ये जो इसका लेवल है ना, इसी लेवल तक आएगा, बाकी का पानी नहीं आ पाएगा, क्योंकि जग में पानी ज़्यादा है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बट उसकी कम है। आप डालेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा। आपकी दुकानों में अलग अलग प्रकार की पीने के जल की बोतलें बिकती हुई देखी होंगी। क्या आपने देखा है कि बोतलों पर मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 ml, 200 ml इत्यादि लिखा रहता है। यह बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है, यानी जल का आयतन उसमें कितना आ सकता है, ये कह रहा है। पीने के जल और दूध की बोतलों पर 500 ml का लेबल लगा होता है, जो आयतन दर्शाता है, ठीक है, उसका आयतन कितना है। अब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जानते हैं, तथापि सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं, तो ये सही बात है। अब हम देखते हैं द्रव्य क्या होता है, ठीक है। द्रव्यमान और आयतन 2 गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक समान नाम दे सकते हैं जिसमें ये 2 गुण विद्यमान हो। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा कि द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या होता है। बस 2 चीजें आप ध्यान रखना, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास हो, वजन हो, उसका वजन आप कह सकते हो, वो तो वेट हो जाएगा, मास हो, जो क्वांटिटी से बना हो, किसी भी वस्तु या मटेरियल से बना हुआ हो, ठीक है, वो चीज, बस इसी को द्रव्य कहा जाता है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, जो शब्द होते हैं ना उसके अर्थ पर फोकस करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है और उसे ग्राम और किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है कि 2 किलोग्राम है या 500 ग्राम है ना, ऐसे करके। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है, जो कि हमने आपको बताया था। उसका आयतन क्या है, जो स्थान घेर रहा है। जैसे ग्लास रखा है, जिस एरिया में रखा है वो उसका आयतन है। आयतन को लीटर और मिलीलीटर की इकाइयों में मापा जाता है, ठीक है। जो आयतन है उसको लीटर या मिलीलीटर में माप सकते हैं। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यानी SI में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है।
किलोग्राम को संक्षिप्त रूप से केजी में लिखा जाता है, और ध्यान रखिएगा केजी शॉर्ट में लिखेंगे। वाक्य के अंत को छोड़कर केजी के चिन्ह के बाद के और जी के बीच कोई जगह नहीं है और उसके बाद कोई बिंदु नहीं लगाया जाता है। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्या यानी संख्यात्मक जो मान होता है और इकाई के बीच में अंतराल छोड़ें। उदाहरण के लिए यदि द्रव्यमान 7 किलोग्राम है तो आपको 7 केजी ऐसे लिखना है, 7 थोड़ा गैप दीजिए, उसके बाद केजी लिखना है। ये यहाँ पर शो किया गया है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत अहम होती हैं, ठीक है, ना कि 7 केजीज लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार लीटर को बड़े एल के रूप में और मिलीलीटर को छोटा एम बड़ा एल से ये दर्शाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ जाएगा तो कभी कभी ना दिमाग हवा हो जाता है, घूम जाते हैं आप लोग, ठीक है। के संक्षिप्त रूप में लिखते हैं एमएल के बीच कोई अंतराल नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 500 मिलीलीटर जल है तो इसको 500 ml लिखा जाएगा। एम छोटे अक्षर यानी लोअर केस में होगा और एल बड़े अक्षर यानी अपर केस में होगा। एसआई प्रणाली में घन मीटर को संक्षेप में एम, ठीक है, एम क्यूब कहा जाता है। घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नाम मूर्धांक यानी सुपरस्क्रिप्ट 3 के साथ लिखा जाता है, यानी 3 के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 घन मीटर आयतन है तो उसे 2m क्यूब लिखा जाएगा। संख्या यानी संख्यात्मक मान और इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छूटा जाएगा, नॉर्मली सब में छूटता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं क्या हमारे आसपास की सभी सामग्री द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती हैं। इस संबंध में अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, रेत और कंकड़ द्रव्य है और इसी प्रकार कप भी द्रव्य है, तो बिल्कुल है। सामग्रियां द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्रियां भिन्न भिन्न दिखती हैं और भिन्न भिन्न व्यवहार करती हैं। हमने सामग्रियों के समूह उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर बनाए हैं। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों के स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करने में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों, पौधों, जानवरों का भी वर्गीकरण रहते हैं, ठीक है, या करते रहे हैं। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्याय में सीखा है। सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है, यानी कि जैसे आपने पढ़ा होगा ना, ये धातु है या अधातु है, ठीक है, चमकती है या नहीं चमकती है, उस आधार पर विचार करें। क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन किया है? क्या यह वरदान है या अभिशाप? हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए नुकसानदायक तो है ही, ठीक है, इसके आविष्कार के बाद। हालांकि इसके आविष्कार के बाद जिसने प्लास्टिक का आविष्कार किया था उसको नोबेल प्राइज मिला था, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आई थिंक एक पोस्ट भी मैंने डाला था, उस वैज्ञानिक का नाम भूल गए। आई थिंक ये 70s या 50s की बात है, 1960 या 70, 61 ऐसे 65 इसी के आसपास की बात है, ठीक है। आप देखिएगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ केवल। अगले देखिए, हमने सामग्रियों के विभिन्न गुणों का पता लगाया और उन्हें समझा। हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्रियाँ देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व में रही होंगी। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय के लोगों ने उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ प्राचीन, फिर भारत के बारे में देख लेते हैं। प्राचीन भारत में भी ऐसी ही वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। आयुर्वेद, जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, उसमें भी भौतिक पदार्थों को समूह में बांटने की एक प्रणाली है। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुण सूक्ष्म विशुद्ध विशंति स विपर्यया, ठीक है। इस श्लोक में यथार्थ रूप से 20 गुणों, विपरीत गुणों के 10 जोड़े के बारे में बताया गया है जिनका उपयोग आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्रणालियों, पौधे, जंतु एवं मनुष्य, पर्यावरण और भोजन का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। ये गुण कौन कौन से हैं? गुरु यानी जो भारी है, लघु भार में हल्का, मंद धीमा, तीक्ष्ण त्वरित या तीव्र, हिम ठंडा या शीतल, उष्ण गर्म या तप्त, स्निग्ध चिकना, रुक्ष सूखा, श्लेष्ण मुलायम और खर खुरदरा, सांद्र ठोस और द्रव तरल। सांद्र का मतलब ठोस और द्रव का मतलब तरल, ठीक है। मृदु मुलायम, कठिन कठोर, कठिन और कठोर, ठीक है। स्थित होता है, ठीक है, स्थिर होता है। चल में चलायमान या गतिशील जो अस्थिर होता है। सूक्ष्म मतलब छोटा और स्थूल का मतलब बड़ा या स्थूल। विशद गैर चिपचिपा और पिच्छिल का मतलब चिपचिपा। तो ये रहे आज का चैप्टर जिसका नाम फिर से देख लेता हूँ, नाम मैं भूल गया हूँ, ठीक है। हमारे आसपास की सामग्रियाँ, आई थिंक ऐसे करके कुछ चैप्टर का नाम है, हाँ ठीक है, हमारे आसपास की सामग्री। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगले फिर नेक्स्ट क्लास में हम सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी सारी की सारी धीरे धीरे ख़त्म कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं और नहीं है क्यूरियोसिटी, तो बहुत सारे लोगों ने डाली भी नहीं है, तो हमने सोचा कि हम इसको डालते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।